नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मसूरी वासियों का वर्षों से पुराना सपना आज साकार हो गया है। आपको बता दें, ऐतिहासिक टाउन हॉल को जनता को समर्पित कर दिया गया। इस दौरान बीजेपी मसूरी मंडल के तत्वाधान में हुए समारोह में मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को 35 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सम्मानित किया। आपको बता दें, लंबे समय से जनता टाउन हॉल की मांग कर रही थी, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों की वजह से ये रुका हुआ था। अब मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के प्रयास से ये संभव हो गया है। इसी कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि माल रोड अब पटरी व्यापार नहीं होगा। अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। की घोषणा करते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। जैसे राणा जी ने आपको बताया, और बहुत ही एक बार आप नगर अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस समय मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें, बीते सोमवार से हो रही भारी बर्फबारी ने जहां एक ओर तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है। बर्फबारी का अद्भुत नजारा देख श्रद्धालु उत्साह से भर उठे हैं। वहीं आपको बता दें, केदारनाथ धाम एक बार फिर सफेद चादर में लिपट गया है। आपको बता दें, बीते सोमवार से हो रही बर्फबारी ने धाम की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। बर्फबारी के बीच यहां पहुंच रहे श्रद्धालु इस दुर्लभ अनुभव का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे श्रद्धालु भी यहां पहुंचे हैं जिन्होंने पहले कभी भी बर्फ को गिरते नहीं देखा। वो बेहद प्रसन्न होकर इस अलौकिक नजारे को अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बर्फबारी के बावजूद मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार श्रद्धालुओं की मदद में जुटी हुई है ताकि कोई या किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनोज बंसल है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। पहले आपने कभी लाइव स्नोफॉल होते हुए देखा था? नहीं सर, पहली बार देखा है। आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सर? बहुत अच्छी दर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर? किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये मेरी आप कहाँ से आए हैं? ये मेरी मिसेज है। जी 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 जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आप लोगों के? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई असुविधा नहीं। चलो, अब आप लौटेंगे कैसे? सर पैदल जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, जैसी बाबा की मर्जी। हाँ, रास्ते सारे बढ़िया हैं। रास्ते शासन बढ़िया है, प्रशासन ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी। क्या कहना है आपका व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया है भैया। से आप सब इंस्पेक्टर मुकेश डिमरी जी, आप चौकी केदारनाथ में इंचार्ज हैं। ऐसे बर्फबारी के मौसम में काफ़ी लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। ऐसे में हेली भी नहीं चल रहे, पैदल रूट भी है, लाइन भी निपट भी रही है, लाइन लग भी रहे हैं। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? काफ़ी भीड़ है, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, सभी पुलिस कर्मी लगे हैं ड्यूटी पे। काफ़ी पर ठंड काफ़ी हो रही, फिर भी हम ठंड में लगे हैं। इसी हर हम चाहते हैं हर किसी का दर्शन हो, हर कोई शिवलिंग में दर्शन करके आए। चलो, Thank you. Where you from? Chennai. Chennai. Did your darshan well? How do you like to this weather? वेदर Okay. Super weather. What do you think about the Uttarakhand police? Super weather. उत्तराखंड पुलिस अच्छा पुलिस हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अध्यक्ष साहब, आपका इस मौसम के बारे में और यात्रियों के संबंध में क्या जानकारी है आप? ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नवमी केदारनाथम। 3 दिन से लगातार श्री केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, और इस भारी बर्फबारी में भी यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और सभी लोग दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इंदौर और राजस्थान में कफ सिरप ने बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव के बाद अब उत्तराखंड में भी ड्रग कंट्रोल विभाग शुरू से सतर्क हो गया है। आपको बता दें, ड्रग कंट्रोल विभाग ने सभी जिलों में 4 साल से कम बच्चों को मेडिसिन के रूप में कफ सिरप देने पर सख्त मनाही कर दी है। अपर आयुक्त ताजवीर जग्गी ने कहा कि लगातार ऐसी दवाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है, जिसमें सख्ती से ऐसे मेडिकल विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है जो नियम के विरुद्ध दवाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कफ सिरप पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।
आपको बता दें 4 साल से कम बच्चों को कप सिरप देना मना कर दिया गया है। हमने इन दोनों जगहों, जहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या अन्य किसी भी स्टेट के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पूर्व भी हमने अपने यहाँ पर अपने इंस्पेक्टर्स को आदेशित किया हुआ है कि वो जाकर सैंपलिंग करें, इंस्पेक्शन करें और कुछ भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ना उपलब्ध हो जिससे कि बच्चों में प्रॉब्लम है या किसी भी जानहानि हो। तो उसके लिए हमने रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करने के लिए लिखा हुआ और अभी सारे स्टेट के अंदर आप देखेंगे कि ये कार्रवाई चल रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की नगर निगम ने शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर अहम पहल की है। आपको बता दें रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर को जाम मुक्त और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई। इस दौरान मेयर ने हफ्ते में 2 बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का भी ऐलान किया, जबकि मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने ई रिक्शा चालकों के लिए नगर निगम में पंजीकरण और लाइसेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें 30 नवंबर तक पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा ये रहा कि जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या है, दुकानों के जो फड़ व्यवसायी हैं या अव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करते हैं उनके संबंध में, इसके साथ साथ मुख्य समस्या ई रिक्शा संचालन की थी। जो नगरीय क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन करेंगे उनको 2000 का शुल्क जमा करना है, तो उसके लिए बैठक में डेडलाइन 30 नवंबर की रखी गई। 30 नवंबर तक अपना ई रिक्शा का पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये रुड़की के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण जाम, तो इनसे सभी से ही छुटकारा पाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बिठाई है। तो अगर ये हम लोगों ने हर हफ्ते में 2 बार जाएंगे, सभी पूरी अधिकारियों की टीम जाएगी, निगम की टीम जाएगी और यहाँ पे चालान कटा जाएगा। बिल्कुल चालान होएगा। हफ्ते में 2 बार मीटिंग जाएंगे, अधिकारी वगैरह पूरी रूट IIT की निगम की टीम जाएगी, तो ये बिल्कुल चालान होगा। अभी आप इधर देख लीजिए चाट मार्केट की तरफ सामने इन्होंने कितना अतिक्रमण मचा रखा है, तो ये सभी हटाया जाएगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा स्थित नाबार्ड कार्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। आपको बता दें इस आयोजन का उद्देश्य उत्तराखंड के सेब और कीवी उत्पादक किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना था। पिछले वर्ष सेब महोत्सव 1.0 की सफलता के बाद नाबार्ड ने इस बार 2 दिन का सेब महोत्सव 2.0 आयोजित किया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए किसानों के स्टॉल लगे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से संवाद किया और उनकी मेहनत को सराहा। मंत्री ने कहा कि नाबार्ड ने राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है। राज्य सरकार भी कृषि के विविधीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। बागवानी, औषधीय पौधे, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ सके। आपको बता दें उत्तराखंड में कृषि का स्वरूप बदल रहा है और ऐसे आयोजन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक साबित भी हो सकते हैं। देखिए, आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्सिल व चक्रोतला का सेब यहाँ पर है, कीवी भी है। मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे FPO चल रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हिमाचल व कश्मीर के बाद हम एप्पल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं। हमारा संकल्प है कि 2030 में हम उनकी बराबरी करेंगे। जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले सेब 4-5 साल में फल देता था, आज 1 साल में फल दे रहा है M9। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22,
तीसरे साल से 24, जिससे हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। और मैं हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम महक क्रांति लेकर आए हैं। और जो किसानों को आय दुगनी करने की बात बार बार मोदी जी करते हैं, उस दिशा में ये कदम है। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में एक मजबूत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय में डायरेक्टर हेल्थ कुमाऊं डॉक्टर के पांडे का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर पांडे बीते दिनों करीब 55 किलोमीटर दूर चौखुटिया में चल रहे आंदोलन को समाप्त कराने के लिए पहुंचे थे। आंदोलनकारियों में से कुछ को रानीखेत चिकित्सालय में लाया गया, जहां उनका इलाज और देखभाल की जा रही है। उन्होंने भोजन भी कराया। डॉक्टर पांडे रानीखेत चिकित्सालय में कई सालों तक सेवा दे चुके हैं और लंबे समय तक सीएमएस पद पर भी रहे। उनके साथ सीएमओ अल्मोड़ा नवीन तिवारी भी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों से वार्ता की और जो श्री खड़ायत जी थे, जो दिनांक 2 तारीख से भूख हड़ताल पे थे, उनको प्रशासन की मदद से हमने चिकित्सालय रानीखेत में उनको एडमिट करा दिया है। अब वो अन्न ग्रहण कर रहे हैं और आज मैं यहाँ पे आया उनके स्वास्थ्य का ही हालचाल पूछने के लिए। और कल के संबंध में जो वार्ता हुई है, तो हमने तात्कालिक स्तर से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से माह में 2 बार विशेषज्ञों की टीम भेजने के लिए उन लोगों को आश्वस्त किया है। और बाकी जो उच्चीकरण हेतु सचिव स्वास्थ्य महोदय द्वारा मुझे दूरभाष पर बताया गया है कि वो प्रस्ताव वहाँ पहुँच चुका है और उसमें जो है तुरंत निर्णय लिया जाएगा। और ये हमने आश्वस्त उनको किया और हमने उम्मीद की है कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल डोईवाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लक्षीवाला वन रेंज में वन्य जीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ वन्य जीव सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वन और वन्य जीवों के महत्व को सामने रखा गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज में हाथी दिवस का भी आयोजन किया था। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस दौरान कहा कि वन्य जीव सप्ताह वन्य जीव और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। इन प्रयासों से उत्तराखंड पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां देश विदेश से सैलानी प्राकृतिक सुंदरता और जंगली जानवरों का दीदार करने आते हैं। तो आपको बता दें, वन मंत्री जो है वो वन्य जीव सप्ताह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं ये इस राज्य की एक पूरे देश के अंदर 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बेनताब संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं और राज्य बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व का मतलब यही है कि मानव के अस्तित्व, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की आवश्यकता है, ताकि दोनों आदमी जिएं और दोनों के एक दूसरे को साथ चलने से कहीं ना इससे हमारी जैव विविधता के साथ साथ जो पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, इन तमाम तरह की बुराइयों से बचा जा सकेगा। तो एक सफल सप्ताह रहा। इसमें हाथियों को लेकर के हाथी दिवस का भी हम लोगों ने इसमें राजा जी के अंदर हाथी दिवस ही मनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन्य जीव जो और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व की इस दिन शुरुआत की गई थी और इसका एक फ़ायदा ये मिला कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कई बार कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं, तो विगत इसी लच्छीवाला में हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व 4 लाख से 6 लाख मुआवजा करने का निर्णय लिया था और इस वर्ष उस मुआवजे को बढ़ा के 10 लाख करने का काम किया, ताकि आम आदमी को ये भी लगे कि सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ आम आदमी के साथ खड़ी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नारसन के मुंडलाना में डेंगू के प्रकोप की खबर सभी समाचार चैनलों पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें, सीएमओ की ओर से मलेरिया जांच टीम ने गांव-गांव जाकर लार्वा जांच और फॉगिंग अभियान चलाया।
साथ ही ग्रामीणों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए पैम्पलेट भी वितरित किए गए। आपको बता दें, नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों के खून की जांच की, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों की कतारें लग गई। वहीं मुंडलाना गांव में बुखार से 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं दिखे और बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। तो आपको बता दें, डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जांच अभियान जो है अब शुरू कर दी गई है। वो कल हमें भी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि गांव में 2-3 डेथें हो गई है। तो उसके बाद तभी हम लोग गांव में आए, सीएमओ साहब के निर्देश पे हमारा गांव में आना हुआ और अभी हम उन घरों में जाएंगे जहां हमें डेथ बताई है। हम देखेंगे उनके, क्या पता डेंगू के साथ साथ और बीमारियां भी उन्हें, अभी डेंगू से कह नहीं सकते। अभी तो ये कहूँगा कि हमारे सूबे में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, लेकिन अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला है अति शीघ्र डॉक्टरों की कमी पूरी कर ली जाएगी। दवा लेना आता, मेरे गोड्डे में दर्द है और पथरी का दर्द है, उसकी दवा दी इन्होंने। जैसे गांव में डेंगू का प्रकोप ज्यादा चल रहा है भाई, 3 मर लिए, एक तो लड़की मेरी जवान, एक इतना बड़ा लड़का मेरा, एक और मरा। देखो भाई, पड़े होंगे हम तो रोज खेत में जाते, हमें क्या बता। डॉक्टर यहाँ तो बैठे रोज, कभी क्यों होगा। अरे वो तो जी भी तो देंगे, लिख का पर्चा नहीं बना देगा। कह रहे भाई कल लाने चेकअप होंगे, कुछ भी नहीं, बेटी सी दे रहे 3 दिन तो क्या हो रहा है। हाँ, ये दे दी 2 दिन की बेटी को। आपके खून की जांच वगैरह कुछ भी नहीं करा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, गढ़वाल कमिश्नर ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल बार बार बीकेटीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजय अजेंद्र से इस घोटाले की 230 किलो सोने से जुड़ी खबरों का स्रोत बताने को कहा। वहीं अजय अजेंद्र ने कहा कि सभी तथ्य मीडिया के सामने रखे जा चुके हैं और अगर गणेश गोदियाल के पास कोई ठोस तथ्य है तो वो समक्ष अधिकारियों के पास शिकायत करे, वरना केवल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाना सही नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून के एक आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले अंडों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खराब और संदिग्ध अंडे आंगनबाड़ी केंद्र में रखे हुए दिखाए गए। इस वायरल वीडियो के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही उच्च स्तरीय अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन समाज में चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, विभाग ने जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंडों की गुणवत्ता में ये कमी कैसे आई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।